Hello student, good evening to all. ओके सबका एग्जाम अच्छा हुआ ना? ओके, फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक नंबर। तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर का सर्च किसने किया और कैसे करता था। तो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट, जो ऐसे हमने एक नया एलिमेंट मिला, अभी सोचो, ऐसा नॉर्मल सोचो कि एक नया एलिमेंट मिला, अभी तो हमारे को 118 एलिमेंट्स मिले हैं, अभी कई सारे एलिमेंट्स और भी मिलने वाले हैं। तो एक नया एलिमेंट जो मिलता है उसका एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे सर्च किए जाते होंगे। एक नए एलिमेंट्स मिलने के बाद, एलिमेंट बहुत डिफिकल्ट है, सोडियम एक एलिमेंट मिलना, ऑक्सीजन एक एलिमेंट मिलना, रेडियम एक एलिमेंट मिलना, फ्रेंशियम एक एलिमेंट मिलना, तो उस एलिमेंट को इस नेचर में सर्च करना बहुत डिफिकल्ट काम है। और ऐसा नहीं कि 118 तक ही लिमिट हो गया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अभी और मिलते जाएंगे, आगे आने वाला 100 वर्षों में और कितने एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे नए नए। तो ये नेचुरल एग्जिस्टेंस जो एलिमेंट्स का है वो बहुत सारा है। तो उसमें पहले के टाइम में, अब तो कई सारा और भी मेथड होंगे, पहले के टाइम में जो एलिमेंट्स मिलते थे उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता था। तो जो एलिमेंट्स मिला उसमें एक्सरे पास किया जाता था, और एक्सरे मोस्ले ने सबसे पहला इसके बारे में बताया था कि किसी भी एटॉमिक नंबर को कैसे निकाला जाता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मोस्ले ने सबसे पहले फाइंड आउट करके बताया था। उसने क्या किया, उस एलिमेंट से एक्सरे पास कराता था, और एक्सरे पास कराने के बाद उसने एक इक्वेशन बनाया, जिसे 2-4 एक्सपेरिमेंट किया उसने, कि इस एलिमेंट से एक्सरे पास कराया, उसके बाद अपना जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाया, फिर दूसरे एलिमेंट से पास कराया और उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाया, फिर तीसरे एलिमेंट से पास कराया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाया, फिर कैलकुलेशन बनाने के बाद उसको एक इक्वेशन निकल के आया, सब में ऑब्जर्वेशन किया उसने। तो 3-4 या 5-10 एलिमेंट्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे पास कर करके, और उसका एक इक्वेशन बनाता गया, और देखा कि वो इक्वेशन जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी जो पहले से सर्च हो चुका था। जैसे मान लो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, कार्बन का, ठीक है, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, ये ऑलरेडी हमें उनको मालूम था। तो उसने क्या किया कि इससे एक्सरे पास कराया और उसका एक इक्वेशन बनाया, इससे एक्सरे पास कराया, इक्वेशन बनाया। इक्वेशन के बाद जब उसने वैल्यू रखना पुट किया तो देखा कि वैल्यू जो है उससे एटॉमिक नंबर बिल्कुल निकल के चला आ रहा है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल वो निकल के चला आ रहा है। तो उसने एक इक्वेशन हमें दे दिया और वही हमें इक्वेशन पढ़ने हैं, ठीक है। अभी नहीं, जब तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तो अवस्थी में क्वेश्चन भी इसका, तो पैसेज इसका क्वेश्चन है, तो वहां भी आपको पूछा जाएगा, बरोबर है। तो ये इक्वेशन बना के जो दिया उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो 1-2 पॉइंट लिख लो अभी, ठीक है, 1-2 पॉइंट आप राइट डाउन कर लेना और मैं आपको बता, राइट डाउन करना। तो मोस्ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, मोस्ले 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 discovered the atomic number, mostly discovered the atomic number from X-ray spectra, from X-ray spectra। स्पेक्ट्रा मतलब, जब हम स्पेक्ट्रम जानते होगे, स्पेक्ट्रम कुल मिला के ये एक्सरे उससे पास कराया जाता था। एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट बाय बर्बांडिंग, बाय bombarding, by bombarding the elements with the element with the element with cathode ray,
कैथोड रे, cathode ray by bombarding the element with cathode ray, and the element emitted respective and the element emitted respective X-ray characteristics frequency, respective X-ray of characteristics frequency। नीचे लिखना एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू frequency of the X-ray, emitted by using root under nu equal to a z minus b, where a and b are constant, of an element, where a and b are constant of an element। एक और पॉइंट है वो लास्ट में मैं लिखाऊंगा, पहले इतना समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। मोस्ले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर, मोस्ले साइंटिस्ट का नाम है, मोस्ले ने क्या किया, अब यहाँ पर एक दो रे है, वो बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, कैथोड रे। अब कैथोड रे किसको बोलते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो मोस्ले डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग द एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर निकालना होता था उसके ऊपर कैथोड रे, अब सोच लो एक नाम है रे का, ये कैथोड रे, जिसपे चार्ज निगेटिव होता है, वो बाद में हम देखेंगे कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे, नोड रे, सब बाद में देखेंगे हम। तो उस एलिमेंट के ऊपर कैथोड रे का बम्बार्डिंग कराता था, बहुत ज्यादा हीटिंग, कोलाइड कराता था इसके ऊपर। कोलाइड कराने से वहां से एक एक्सरे निकलता था, ये भी एक रे है और ये भी एक रे है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट का, ये मान लो हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर निकालना था, तो इस एलिमेंट के ऊपर बहुत सारा ज्यादा कैथोड रे का हीटिंग कराता था। अब हीटिंग कराने से उसमें से एक्सरे निकलता था, मान लो यहां से एक्सरे निकला, तो हीटिंग कराने से एक्सरे बाहर निकला, ठीक है। अब एक्सरे स्पेक्ट्रा को क्या करता था, ऑब्जर्व करता था, उसका प्रॉपर्टी जो सर्च करता था। कहने का मतलब ये है कि मोस्टली डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग द एलिमेंट विथ
कैथोड रे, यानी जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर निकालना होता है उसके ऊपर कैथोड रे का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है, बहुत हीटिंग कराया जाता है। हीटिंग कराने के बाद इसमें से एक्सरे निकलता है। एक्सरे निकलने के बाद द एलिमेंट इमिटेड यानी रिलीज करता है रिस्पेक्टिव एक्सरे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। अब जैसा एलिमेंट होता था उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक्सरे बाहर निकलता था और एक्सरे का अपना फ्रीक्वेंसी होता था। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा जानते होगे आप, फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से लिखा जाता है। तो हर लाइट में, हर रे में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकंड में कितना बार हो, क्या करे, एक सेकंड वो कितना बार हमारे आंख से पास हो जाए, कितना वेव पास हो जाए एक सेकंड में, नंबर ऑफ वेव। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना होता था उसके ऊपर कैथोड रे का बॉम्बार्डमेंट कराता था, वो हीटिंग कराता था। हीटिंग कराने से वहां से एक्सरे निकलता था। अब ये जब एक्सरे निकलता था तो ये एक्सरे अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एक्सरे का फ्रीक्वेंसी हुआ करता है। यानी एक्सरे जो था वो एक्सरे के अंदर जो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी इस पे ध्यान देना, वो फ्रीक्वेंसी वो इस एलिमेंट पे डिपेंड करता था। जो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ करता था, द एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिव एक्सरे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे निकलता था लेकिन एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होता था वो उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स पे डिपेंड करता था कि उसका एक्सरे का। अब हर चीज जितना भी लाइट है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रीजन, जितने भी या जितने भी रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन, ये जो टीवी का रेडिएशन होता है या जो रेडियो का फ्रीक्वेंसी होता है, एफएम होता है या माइक्रोवेव का होता है, ठीक है, या इंफ्रारेड का होता है, अल्ट्रावायलेट का होता है, विजिबल, सबका अपना एक रेंज डिसाइडेड है। और आपका सबका रेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे और उनका अपना अपना क्या होता है, वेव होता है। वेव चलते उसमें वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जैसा एलिमेंट था उसके अकॉर्डिंग एक्सरे निकलता था और एक्सरे में अपना अपना। तो एक्सरे का भी लेमडा डिफाइन है कि इतना से इतना के बीच में अगर लेमडा होगा तभी हम एक्सरे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा, जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता था वो सारे एलिमेंट का सेम नहीं आता था, वो एलिमेंट और एलिमेंट पे डिपेंड करता था। जब ये कैथोड रे इस एलिमेंट से टकराता था तो जो एक्सरे निकलता था उस एक्सरे का अपना अपना फ्रीक्वेंसी हुआ करता है। यानी सारा चीज छोड़ के इतना समझो कि जिस एलिमेंट का या जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर निकालना होता है उसके ऊपर मोस्टली क्या करता था, कैथोड रे का हीटिंग कराता था। जब हीटिंग कराता था तो उस एलिमेंट में एक्सरे निकलता था, उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है। जब दूसरे एलिमेंट में कैथोड रे का हीटिंग कराते हैं तो उसका एक्सरे जो निकलता है उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है। तीसरे में जब हीटिंग कराया जाता है तो उसमें से जो एक्सरे निकलता है उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है। ये माइंड में इतना ध्यान रखना है। और यही लाइन बोल रहा है, एंड द एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिव एक्सरे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। यानी वो जो फ्रीक्वेंसी था वो अलग अलग हुआ, रिस्पेक्टिव मतलब हर एलिमेंट के लिए अलग अलग हुआ करता है। फिर यहां से एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड। अब उसने क्या किया, कैथोड रे पास कराया और एक्सरे निकला और एक्सरे का सबका फ्रीक्वेंसी उसने ऑब्जर्व किया। अब उसने एक इक्वेशन बनाएगा, मतलब 5 या 10 क्या किया, जिसका पहले से हमें एटॉमिक नंबर मालूम था, बराबर क्या, जैसे ऑक्सीजन का पहले से मालूम था, नाइट्रोजन का पहले से मालूम था, फास्फोरस का मालूम था, सोडियम का मालूम था, कैल्शियम का मालूम था। अब इनके ऊपर कैथोड रे पास कराया और सबका क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा। जो एक्सरे निकला सबका फ्रीक्वेंसी निकला, इसमें से निकला, इसमें से, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी निकला। अब उसने क्या किया, एक उसने इक्वेशन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि चीजें ऑब्जर्व हो जाता है ना। अब इसका वैल्यू मान लो इतना आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना देंगे। जैसे हमें भी बोला गया कि यहाँ से हम जा रहे हैं तो 2 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है तो 8 आ रहा है, यहाँ से 15 आ रहा है, तो हम एक रीजनिंग टाइप का इक्वेशन बना देंगे कि x + 2y ये वैल्यू मैच कर रहा है हमेशा के लिए। तो उसने एक्सरे का सबका फ्रीक्वेंसी निकाला और उसके बाद क्या किया, उसने एक इक्वेशन बनाएगा। तो एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, और उस जेड को फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया, यानी इक्वेशन बनाना स्टार्ट किया।
यानी इसका फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, F4, F5 सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग आया उसने। अब इसके फ्रीक्वेंसी से इसके जेड से रिलेट किया, इसके फ्रीक्वेंसी से इसके जेड को रिलेट किया, इसके फ्रीक्वेंसी से इसको जेड को रिलेट किया, इसके फ्रीक्वेंसी से जेड को रिलेट किया, इससे फ्रीक्वेंसी को जेड से रिलेट किया। मान लो जो पहले से नोन था, जो पहले से एटॉमिक नंबर जानते थे लोग, ऐसा नहीं कि पहला बार मोस्ले ने निकाल के ला दिया वो इक्वेशन एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, ये मत दिमाग में रखना कि मोस्ले ने एटॉमिक नंबर निकाल के बता दिया। हो सकता है पहले से एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नोन था, तो जिसका ये इक्वेशन दिया है इसने, मोस्ले ने बस इक्वेशन दिया है, तो उसने क्या किया, जिसका पहले से नोन था उससे कैथोड रे पास कराया और सबका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया। अब इस फ्रीक्वेंसी से इसका जेड को रिलेट किया, इस फ्रीक्वेंसी से इस जेड को रिलेट किया, इस फ्रीक्वेंसी से जेड को रिलेट किया, इस फ्रीक्वेंसी से इस जेड को रिलेट किया। अब ऐसा रिलेट करने से, अब ऐसा उसने इक्वेशन देने से जो अननोन एलिमेंट का जो बाकी आने वाला एलिमेंट है, जैसे अभी बहुत सारे एलिमेंट, उनका सर्च होना आसान हो जाता है। बराबर है क्या? उस इक्वेशन से आने वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना आसान हो जाता है। तो उसने जो नोन था, अब मान लो हमें एक अननोन है, हमें मान लो XYZ एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, तो मोस्ले ने क्या किया, पहले इससे कैथोड रे पास कराया और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया, कैथोड रे पास कराया, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया, कैथोड रे पास कराया, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया। अब इसके जेड में और इसके फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाला, इसके जेड में और फ्रीक्वेंसी में, इसके जेड में एक फ्रीक्वेंसी में, जेड में फ्रीक्वेंसी में, जेड में फ्रीक्वेंसी में, जेड में फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन निकाला और रिलेशन को एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया उसने। तो वही लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। जेड को फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, यानी उस एक्सरे को उसके जेड से रिलेट किया और ऑब्जर्व किया, इमिटेड बाय यूजिंग, और उसने करने के बाद उसको एक इक्वेशन मिला। यानी जो ऑब्जर्वेशन, ऐसे भी हम लैब में क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व लिखते हैं, अगर हमें टेबल दिया जाए तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं ना, 10th क्लास में भी दिए होगे प्रैक्टिकल, तो ऑब्जर्वेशन लिखते हो, फिर कंक्लूजन लिखते हो, तो वो उसका ये ऑब्जर्वेशन था। और उसने कंक्लूजन में क्या दिया, एक इक्वेशन दिया। तो उसने बोला कि ये जो आ रहा है इससे इस इक्वेशन से मैच हो जा रहा है। तो बोला कि एटॉमिक नंबर अगर अननोन का निकालना है तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, उससे आप निकाल सकते हो, बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने बोला कि मैथमेटिकल मैंने इक्वेशन दे दिया, जैसे तुम बोले, ऐसे नॉर्मल समझो, तुम बोले कि सर सारे ऑड नंबर का सम कितना आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 20 तक में या 10 तक में सारे इवन नंबर का सम क्या आएगा। हमने बोला 100 नंबर तक का इवन नंबर का सम क्या आएगा, 2 + 4 +, तो इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं कि या नेचुरल नंबर का सम कितना आता है, तो हमारे को इक्वेशन बना के दे दिया जाता है, तो वो ऑब्जर्व करके बनाया गया होगा ना। जैसे 1 से 100 तक हमें ऐड करना है, सर 1 से 100 तक नेचुरल नंबर को ऐड करके बताओ, तो हम ऐड करने थोड़े ना बैठते हैं, हमें तो फॉर्मूला दिया गया, हम फॉर्मूला पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो मोस्ले ने उसी काम को किया, बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं, उसने एक इक्वेशन बनाया। तो इक्वेशन कैसे बनाया, तो उसने अलग अलग एलिमेंट लिया जिसका हमें एटॉमिक नंबर पहले से नोन था, उसने इस फ्रीक्वेंसी से, अब यहां से सबसे कैथोड रे पास कराया, अब इस फ्रीक्वेंसी से जेड को रिलेट करवाया, फ्रीक्वेंसी से सबके जेड को रिलेट करवाया, और रिलेट करने के बाद एक इक्वेशन निकल के आया मोस्ले का, ताकि आने वाला अननोन जो एलिमेंट थे उनका एटॉमिक नंबर आराम से मालूम चल जाए। और ये इक्वेशन जो था वो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी A - ZV, A - A Z - B। अब इस इक्वेशन को हम बात करेंगे अभी, बट ये समझना जरूरी है कि इक्वेशन कैसे आया, कैसे नहीं आया, मतलब लॉजिकल जानना है कि इक्वेशन क्या है। तो फिर से एक बार कंक्लूजन में कर दूं, ये इक्वेशन किसी भी अननोन एलिमेंट का, अगर तुम प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, अगर तुम लैब में हो, अगर तुम साइंटिस्ट हो, तो इस इक्वेशन से, अगर मान लो आज हमने एक अननोन एलिमेंट का सर्च किया जिसका हमें एटॉमिक नंबर जानना है, तो इस इक्वेशन से हम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। यानी ये मोस्ले का दिया हुआ इक्वेशन है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन करके दिया हुआ है। तो कुल मिला के एटॉमिक नंबर जो निकालने के लिए बारे में बताया था वो मोस्ले ने बताया था। और फिर मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं कि इक्वेशन क्यों दिया, काहे लिए दिया, क्यों नहीं दिया, बराबर है क्या।
तो सबसे पहले मान लो तुम अभी साइंटिस्ट हो, सब अपने आप को समझ लो कि हम साइंटिस्ट हैं, समझ लिए। अब मान लो तुम्हें एक रातों रात नया एलिमेंट मिला, इस एलिमेंट का तुम्हें कुछ आता पता नहीं है, लेकिन हमें चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, तो एटॉमिक नंबर इसका अननोन हमें नहीं मालूम है, तो एटॉमिक नंबर पता करने के लिए डायरेक्ट मोस्टली का क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ए जेड माइनस बी, ये वैल्यू पे पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू। अब इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैथोड रे पास कराना पड़ेगा। कैथोड रे पास कराओगे इससे क्या होगा, एक्सरे निकलेगा, तो एक्सरे का क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। और उस एलिमेंट के लिए ए और जेड का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी और ये हमें मालूम होता है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू से निकालेंगे ना, कि जब कैथोड रे पास कराएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू से निकल जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, हमें न्यू निकल जाएगा। और ए और जेड हमें मालूम होता है, वो कांस्टेंट होता है, और न्यूमेरिकल्स अगर है तो मैं देता हूं। तो ये और ये हमें मिल जाता है। इसमें 4 अननोन है, एक फ्रीक्वेंसी, एक ए, एक बी और एक जेड, तो ये हमें मालूम होता है। और ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो जेड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये मोस्ले का ही इक्वेशन है, जिससे हम आसानी से एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। तो हम बात करेंगे अभी ये इस पे, बट ये क्यों आया है, मोस्ले ने क्या दिया है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको लिखवा दिया कि मोस्ले ने इस इक्वेशन को कैसे बनाया होगा, इसका कोई हमें प्रूफ नहीं है, बराबर है क्या। ये कैसे आया इक्वेशन, उसका कोई प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ पढ़ना भी नहीं, हमें है भी नहीं। उसने ये ऑब्जर्वेशन पे किया कि एक एलिमेंट लिया, इसमें कैथोड रे पास किया, इसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया। एक एलिमेंट दूसरा लिया, कैथोड रे पास किया, इसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया। एक तीसरा एलिमेंट लिया, कैथोड रे पास किया, इसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया। अब इसका जेड, इसका जेड, इसका जेड, इसका जेड और फ्रीक्वेंसी, इसका जेड और फ्रीक्वेंसी, जेड और फ्रीक्वेंसी को देखा, और देख के एक कंक्लूजन निकाला और बोला कि सबका इस इक्वेशन पे बैठ जा रहा है। जैसे नेचुरल नंबर का सम इस इक्वेशन में बैठ जाता है, या ऑड नंबर का सम इस इक्वेशन में बैठ जाता है, इवन नंबर का सम इस इक्वेशन में बैठ जाता है, उसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है और जेड है उनका इक्वेशन इस पे बैठ जाता है। और उसने इक्वेशन हमें बता दिया। अब आते हैं इस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, इस इक्वेशन में क्या क्या है। तो किसी भी अगर एलिमेंट का अगर हमें निकालना होगा, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें जेड निकालना होगा, तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी ए जेड माइनस बी। अगर हम आज न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ए और बी का वैल्यू हमें दिया जाता है, तो उसके लिए अगर तुम साइंटिस्ट हो तो ए का वैल्यू लैब में डिफाइन किया रहता है, उसका वैल्यू दिया रहता है। अब बात रहा कि तुम अगर साइंटिस्ट हो, अगर तुम उससे लाइट पास करवा रहे हो, तो लाइट जब कैथोड रे पास कराओगे तो यहां से एक एक्सरे निकलेगा, तुम्हें बस उसका फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अगर तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हो, यानी आज तुम्हें एक अननोन एलिमेंट्स मिलता है और तुम उससे कैथोड रे पास कराओगे, उससे एक्सरे जो निकलेगा, तो उसका जो तुम अगर म्यू निकालते हो, यानी फ्रीक्वेंसी निकालते हो, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर दो, ए और बी जो है कांस्टेंट है, तुम्हें जेड आसानी से मिल जाएगा। यानी उस अननोन एलिमेंट का हम जेड आसानी से निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं मोस्ले इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड मोस्ले इक्वेशन, बरोबर है। तो ये मोस्ले इक्वेशन का दिया हुआ है, उसने एक्सपेरिमेंट करके ये इक्वेशन निकाला है। इसका कोई ऐसा नहीं कि प्रूफ करके उसने फिजिक्स के जैसा प्रूफ करके बता दिया, ऐसा नहीं है, उसने ऑब्जर्व करके इक्वेशन निकाला है, बरोबर है। इक्वेशन कैसे आया, अब बात करते हैं इसमें। एक इक्वेशन में तुमसे पूछा जाता है कि एक ग्राफ पूछता है तुमसे, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड में ग्राफ बनाओ। तो मैं तो बना दे रहा हूं, बट अगर आप मैथ में पढ़े होगे तो बहुत बेटर है। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है, तो देखो दिस वन इज वाई एक्सिस और दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जेड है और वाई एक्सिस पे रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है। तो मैं तुम्हें बता दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे मैं पुट करूंगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जहां पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एम जो है स्लोप है। और ये जो है अगर नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स में शायद अभी फिजिक्स में तुम्हें बेसिक मैथमेटिकल चल रहा है, तो उसमें इक्वेशन सब आएंगे, तो ये सब इक्वेशन तुम्हें फिजिक्स में आएगा। तो ये सी जो है वाई इंटरसेप्ट है, बराबर है। वाई इज सी इज वाई इंटरसेप्ट, और ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसी पे हमें इसको बनाना है, तो मैं इसको रूट अंडर फ्रीक्वेंसी लिख दूं इक्वल टू, इस दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए और जेड माइनस ए और बी। मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
सॉरी क्रॉस नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इससे और इसको मैच कराओ, तो दिस वन इज वाई, ये हमारा वाई हो गया। वाई एक्सिस पे है कि नहीं है, ये वाई एक्सिस पे है। अब देखो यहाँ पे दिस वन इज एम और दिस वन इज एक्स, ये एक्स हो गया और ये एम हो गया, यानी एक्स के जगह पे क्या है, जेड है, और वाई के जगह पे क्या है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे लिए स्लोप आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, प्लस सिक्स सी के जगह पे क्या है, माइनस ए बी है, प्लस सी के जगह पे क्या है, माइनस ए बी है। इसका मतलब ये सी क्या बोलता है, y इंटरसेप्ट, तो स्लोप क्या है, स्लोप बोले तो m, बाद में पढ़ोगे tan थीटा और फिर पढ़ोगे dy बाई डी एक्स। तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं tan थीटा, हालांकि tan थीटा पे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो tan थीटा पे क्वेश्चन आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू स्लोप यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन इक्वल टू स्लोप, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारी चीजें पढ़ोगे। और यहाँ पर स्लोप का वैल्यू m है और m के बदले क्या लिख देंगे, a। तो इतना चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ, हालांकि ये सब इजी है, तो ये चीजें आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो स्लोप का वैल्यू a आ गया और ये, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, निगेटिव, तो स्लोप का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। स्लोप का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो यही हमारे काम का चीज है कि स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ए का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आता है। और y इंटरसेप्ट क्या है, तो y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट क्या है, c है, और y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस ए बी यानी निगेटिव है। यानी y इंटरसेप्ट निगेटिव है तो ये y जो है इधर वाला y, ये y पॉजिटिव है और ये y निगेटिव है, यानी लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा, यानी इनिशियल पॉइंट यहाँ से होगा। अगर लाइन ये c जीरो होता तो लाइन ओरिजिन से पास होता, और ये c जीरो होता तो लाइन ओरिजिन से पास होता, यहाँ से पास होता। ये सब ग्राफ तुम फिजिक्स में पढ़ोगे अभी, सर शायद मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स हो रहा है ना तुम्हारे, तो सब इसमें पढ़ोगे। तो ये जो C है यहाँ से पास होता, अगर जीरो होता तो ओरिजिन से पास होता, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो यहाँ से पास होगा, यानी लाइन कुछ यहाँ से पास होगा। पास होने के बाद ये पॉजिटिव स्लोप की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ से पास होता तो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे, लेकिन इसका जाने का मतलब क्या हो गया, निगेटिव स्लोप आ गया। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव स्लोप चाहिए, अब नेगेटिव स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, सब फिजिक्स में मैथ में पढ़ोगे तुम लोग। यहाँ tan थीटा हो गया, ये tan थीटा ये पॉजिटिव हो गया, जिसका ये स्लोप है, ये स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप का वैल्यू क्या है, a, और ये y इंटरसेप्ट है, दिस वन इज y इंटरसेप्ट, दिस वन इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू माइनस ए बी है। यानी अगर हम, अब तो माइनस तो ही होगा, अब इसका वैल्यू है माइनस ए बी। अब ये मैं ए बी लिख रहा हूं कि ऑलरेडी माइनस ही होगा। अब देखो इस पे ध्यान से, इस पे न्यूमेरिकल तुमसे कैसे पूछा जाएगा, तो यहां पर दे देगा क्वेश्चन में कैसे, तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे पूछा जाएगा, और मैं न्यूमेरिकल दूंगा अभी तुम्हें। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ग्राफ तुम्हें ध्यान में रखना है, और ए बी का वैल्यू ये बताएगा। तो ए का वैल्यू क्या बताएगा, अगर मैं बोलूं कि स्लोप जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताओ स्लोप कितना आएगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और यहाँ पर मैंने बोला 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताओ tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो tan 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 1, और ए बी का वैल्यू दिया जाएगा, यानी y इंटरसेप्ट मान लो दिया गया, ऐसे लिख के दिया गया, y इंटरसेप्ट जो दे दिया गया ऐसे दे दिया गया, y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, 2 है, -2 है। तो बताओ b का वैल्यू क्या होगा, तो हम y इंटरसेप्ट को क्या लिखेंगे, माइनस ए बी इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस ए बी जो है y इंटरसेप्ट है। अब a का वैल्यू यहां से निकल गया, तो b का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू हमें निकालना है, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 2, तो b का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू और b का वैल्यू हमें मिल गया।
बाकी जो भी पूछेगा जेड का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, मैं न्यूमेरिकल दूंगा तुम्हें, पहले समझ लो इसको। तो मैं तुम्हें बस बता दिया कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर न्यूमेरिकल में नहीं भी दे ए या बी का वैल्यू तो हम स्लोप से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया या दोबारा बताना इसको? टाइम हो गया क्या? यहाँ कितने बजे तक है? 2 मिनट का टाइम।